Hi, welcome to my channel. बेफिक्र रहो, ज़्यादा नहीं बोलूँगा. Thank you so much. अरे you guys can continue to sit. ठीक, अच्छा हुआ. आप सभी को नमस्कार. Thank you so much for coming all the way from Maharashtra. To the entire family of Credai Maharashtra, Pramod ji, Sunil ji, thank you for coming from, I think, 24 districts of Maharashtra. I appreciate all of you taking the time out, visiting our state, trying to understand, trying to learn, and trying to also, I'm sure, teach us a few things that you've done well in Maharashtra. मेरी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, बट थोड़ी बहुत रिलेशनशिप है महाराष्ट्र के साथ, क्योंकि मैंने 2 साल पढ़ाई की वहाँ पे पुणे में. मैं पुणे विद्यापीठ का विद्यार्थी हूँ, पर मला मराठी येत नाही, मराठी आती नहीं है. थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ, क्योंकि मैंने 2 साल वहाँ पढ़ाई किया है, तो थोड़ा बहुत तो समझ लेता हूँ, पर 2-4 अहम चीज़ सीख लिया था मैंने. हमारी वो पुणे विद्यापीठ गणेश खिंड जो बोलते हैं, तो उसके ठीक बाहर, तब मैं बात कर रहा हूँ 1995-96 की बात कर रहा हूँ. तो उस समय पुणे मतलब वहीं तक होता था. उसके बाद पिंपरी चिंचवाड़ वो इलाका सब था, पर तभी कुछ नहीं था. फिर वापस मैं तब से लेके अभी तक वापस नहीं गया पुणे. बट हमारी ज़्यादातर इंटरेक्शन होती थी वहाँ बाहर, या तो वड़ा पाव खाने में, या बाहर जाके वहाँ चौपाटी थी, तो चौपाटी में वहाँ चाइनीज़ के बंडी लगते थे, चाइनीज़ फ्राइड राइस के. तो 2 ही चीज़ हमने सीखा है, शेजवान फ्राइड राइस पाइजे, पेप्सी पाइजे. उससे ज़्यादा मराठी तो सीख नहीं पाए. दोस्त तो काफ़ी है, अभी भी दोस्त तो काफ़ी है, पुणे में है, बॉम्बे में है, कहीं और जगह है. और एक चीज़ आपको ये भी बता दें कि हमारे दूसरा भी एक वास्ता है तेलंगाना और महाराष्ट्र का. जहाँ से आप लोग आते हैं, जहाँ से प्रमोद जी आते हैं, अभी संभाजी नगर बोलते हैं उसको, पहले औरंगाबाद बोलते थे, और परबनी, लातूर, नांदेड़ और कई सारे, अब हमारे चंदापुर, जितने भी ये सारे ज़िला हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, इनका हमारा पुराना नाता इसलिए है क्योंकि हैदराबाद स्टेट जो थी, एक हैदराबाद संस्थान जो थी, इससे पहले आज़ादी से पहले ये सभी डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के साथ ही थे, और हैदराबाद के बहुत ही मतलब अच्छे रिश्ते नाते वहाँ पे थे. साथ ही साथ कर्नाटक में जो आज बीदर, रायचूर, गुलबर्गा है, इनका भी हैदराबाद स्टेट के साथ, हैदराबाद राज्य के साथ काफ़ी सारे संबंध हैं. तो इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि शायद अगर आप देखेंगे जियोग्राफिकली तो अलग अलग राज्य हैं, महाराष्ट्र अलग है, तेलंगाना अलग है, बट रिश्ते नाते, ह्यूमन रिलेशंस काफ़ी सारे हैं. But before I talk about anything else, let me give you 10-15 minutes before I go into the formal presentation. 10-15 मिनट थोड़ा आपको तेलंगाना का कॉन्टेक्स्ट भी बता दूं, और तेलंगाना राज हासिल करने के बाद क्या हुआ है ये भी बता दूं. आपको तो पता है, हिंदुस्तान में 1947 के बाद कई सारे राज्य बने, कई सारे नए स्टेट बने. तेलंगाना राज्य की जो डिमांड है वो बहुत पहले से, मतलब 50-60 साल से चलते आ रही है. We've been fighting, we've been struggling, for the creation of a separate state for Telangana for the last 50-60 plus years. In 2001, under the leadership of our current Chief Minister, Shri KCR Garu, he had launched his own party called as the Telangana Rashtra Samiti, and he started again, when at the age of 47, he started another battle for the statehood for Telangana. From 2001 until 14, he struggled really hard. He convinced the national political system, including parties, national parties, regional parties, etc., etc. He was able to gather the support of the people of Telangana, and eventually led this movement for 14 years, despite many ups and downs. And eventually in 2014, Parliament has passed the bill, and eventually the state of Telangana came into existence on the 2nd of June 2014. बट जब 2014 में तेलंगाना राज्य बनी थी, एक बार आपको यहाँ की हालात भी बता दूं. जैसे अभी प्रमोद जी ने कहा, तब उससे पहले अगर आपका कोई मतलब हैदराबाद आना जाना होता था, तो आपने शायद देखा होगा कि लोगों के मन में कुछ डाउट्स थे, शंकाएं थी कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद क्या होगा. मतलब ये जो लड़ाई चल रही है अलग राज्य की, इसको लेके फायदा होगा या नुकसान होगा, हैदराबाद जैसे शहर का क्या होगा, इसको लेके बहुत सारे शंकाएं थी.
आपको एक बात बताते हैं, क्योंकि आप सभी लोग कंस्ट्रक्शन से हो, रियल एस्टेट से हो, बिल्डिंग इंडस्ट्रीज से हो। महात्मा गांधी जी ने कभी कहा था बहुत साल पहले कि इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। हाँ, ये बात सही है कि इंडिया, ज्यादातर इंडियंस, ज्यादातर भारतीय आज विलेजेस में रहते हैं। 70% से ज्यादा विलेजेस में रहते हैं। बट ये भी बात सही है कि इंडिया इज एक्चुअली रन बाय इट्स सिटीज एंड टाउन्स। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आज अगर आप तेलंगाना देखेंगे, हमारी अगर पूरा जियोग्राफी अगर आप देखेंगे, द एंटायर जियोग्राफी, द एंटायर एरिया ऑफ तेलंगाना, वी आर जियोग्राफिकली द साइज ऑफ साउथ कोरिया। 112,000 स्क्वायर किलोमीटर, 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जियोग्राफी है। और अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो हमारी साइज होगी मलेशिया की। हम करीब करीब 4 करोड़ हैं आबादी, जनता, तो मलेशिया के साइज के हैं। और हिंदुस्तान में अगर देखेंगे आप तो आज हम 28 राज्यों में तेलंगाना 11 और 12 स्थान पे, 12वीं स्थान पे हैं पॉपुलेशन के हिसाब से और आबादी के जियोग्राफिकल साइज के हिसाब से। तो हम ना बड़े हैं ना छोटे हैं, हम बीच में कहीं हैं। और आज अगर आप देखेंगे तेलंगाना में सबसे अहम सिटी, सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है हैदराबाद। साथ ही साथ हमारे 142 और, हैदराबाद के अलावा 142 और म्युनिसिपैलिटीज और कॉरपोरेशन है। बट जैसा अभी मैंने कहा आपसे, while India lives in its villages, India is run by its cities and towns. And the reason why I say that is because एक हमारी हैदराबाद शहर ऐसी है जहां से आज तेलंगाना का 45 से लेकर 50% तक GSDP यहीं से आती है। क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पे जितने भी अभी कार्यक्रम चलते हैं, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलता है, इसी को लेके पूरा राज्य चलता है। महाराष्ट्र में भी या हिंदुस्तान में चाहे कोई भी आप राज्य ले लो या दुनिया में कोई भी आप देश ले लो, सभी का यही हालत है। मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूं। हमारी एक बार बात हो रही थी सत्या नादेला जी से। सत्या नादेला जी माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं और CEO हैं, वो हैदराबाद से हैं। एक बार आए थे यहाँ पे तो हम लोग बात कर रहे थे। मैंने उनसे यही बात प्रस्ताव किया। मैंने कहा उनसे कि 50% तक आज हमारी आमदनी, आज हमारी GSDP हैदराबाद से आती है। तो उन्होंने कहा ना सिर्फ एक राज्य के लिए या एक देश के लिए लागू होता है, बल्कि हम जैसे कॉरपोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कॉरपोरेशन के लिए भी यही फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने पूछा उनसे कैसे। उन्होंने कहा माइक्रोसॉफ्ट जैसी कॉरपोरेशन 200 से ज्यादा देशों में हम शामिल हैं, हमारी प्रेजेंस है, पर हमारी 80% रेवेन्यू दुनिया की 70 सिटीज से हमें मिलती हैं, जिनमें से हैदराबाद है, बॉम्बे है, दिल्ली है, चेन्नई है, बाकी कहीं और बैंगलोर है, ऐसे शहर है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आज हिंदुस्तान में जो कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम सभी लोगों को ये बेसिक चीज समझना चाहिए। क्योंकि अगर हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, इंडिया को जो 5 ट्रिलियन ख्वाब है, 10 ट्रिलियन का ख्वाब है, या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनने का जो एक ख्वाब हमारी है, एक ख्वाहिश हमारी है, इसको अगर पूरा करना है तो हमें ये बात जरूर याद रखना चाहिए कि जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पैसा लगाएंगे, वो भी अर्बन पॉकेट्स में, हमारे सिटीज में, टाउन्स में, उतना ही हम लोग वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे और तभी जाके हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। ये बात कई सारे लोग नहीं समझते, कई सारे गवर्नमेंट नहीं समझते। ये बहुत अहम बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि 2014 में जब हमारी राज्य यहां बनी थी, कई सारे समस्याएं थे। पहली, the first and foremost problem that we faced was the challenge of electricity. बिजली की किल्लत थी, बहुत प्रॉब्लम थी। हफ्ते में 2 दिन पावर हॉलिडे डिक्लेयर किया जा रहा था, हफ्ते में 2 दिन इंडस्ट्री बंद करना पड़ता था। और फार्मिंग सेक्टर के लिए, फार्मर के लिए हम दिन में 6-7 घंटे से ज्यादा पावर नहीं दे सकते थे। और घरों में समर आ गया तो पूरा दिन ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स ऑफ पावर कट। अगर आपको एक छोटा एक जूस स्टॉल भी चलाना हो, एक छोटा जेरोक्स सेंटर भी आपको चलाना हो, इन्वर्टर के बगैर, जनरेटर के बगैर काम नहीं चलता था। अपार्टमेंट अगर है कोई सिटी में, जनरेटर तो लगना ही लगना है। आप अपार्टमेंट में उतरते ही लिफ्ट चढ़ने से पहले आपको डीजल वाला आपको स्मेल आता था हर जगह। ये वाला हालत था। स्टेट का डिमांड था 10,000 मेगावाट से ज्यादा, बट हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी 7,000 मेगावाट। तो हम लोग पावर डेफिसिट स्टेट थे।
तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था। और दूसरी बात, तेलंगाना राज्य बना एक नारे को लेकर कि पानी में जो हमारी रिवर वाटर है, पानी है, उसमें हमें जो इनजस्टिस हमारे साथ किया गया, जो नाइंसाफी हमारे साथ किया गया, जो अन्याय हमारे साथ हुआ है, उसको करेक्ट करना था। और तीसरी बात, बहुत गरीबी, वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट्स इन द कंट्री कहा जाता था तेलंगाना को, क्योंकि काफी सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स, हमारे 10 जिला थे, 10 में से हैदराबाद को छोड़ के बाकी 9 बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड मिलता था हमें, BRGF। 9 जिला को केंद्र सरकार ने घोषित किया था कि ये बैकवर्ड जिले हैं। तो ये हमारी हालत थी 2014 में, ना बिजली थी, ना पानी थी, गरीबी हर जगह। हैदराबाद जैसे शहर के बारे में कई सारे शंकाएं हैं कि क्या होगा इसका, ये वाला हालत था। तो इसमें जब हमारी गवर्नमेंट बनी 2 जून 2014 को, हमारे चीफ मिनिस्टर श्री KCR सर ने ठान लिया था कि ना सिर्फ हमारी तेलंगाना की जनता को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को एक मिसाल की तरह, क्योंकि हमारे लिए एक, we've had the luxury of a clean slate beginning, we've had the good fortune of a clean slate beginning, क्योंकि नया राज्य बन रहा है, पहली बार एक नया सरकार बन रही है, तो उसमें आपको आपकी खुशनसीबी है कि यू कैन स्टार्ट विद अ फ्रेश माइंडसेट एंड अ फ्रेश अप्रोच। तो पिछले 9 साल में, क्योंकि हमने 9 साल कंप्लीट किया इस जून में, अभी 10वीं साल चल रही है हमारी, पिछले 9 साल में उन्होंने काफी सारे इंटरेस्टिंग चीज किए हैं। चंद चीजों के बारे में मैं कहूंगा और बाद में आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। पहली बात मैं तो ये कहूंगा आपसे, मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, क्योंकि कई सारे यंगस्टर भी हैं, विमेन लीडर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं, और 24 जिला से हैं महाराष्ट्र में। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा, संक्षिप्त में कहने की कोशिश करूंगा। पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि 2014 में हमारी पर कैपिटा इनकम थी हमारी तेलंगाना राज्य की 1,14,000 रुपया, 1,14,000 रुपया, 1,14,000 rupees was the per capita income of Telangana. We were ranked somewhere in the 15th or 16th spot in India. But this year, as of March 31st, 2023, Telangana's per capita now is 3,17,000. We are the highest in the country. Our gross state domestic product, GSDP, राज्य के लिए GSDP, देश के लिए GDP, तो हमारी GSDP जो थी 2014 में, वो थी 5,05,000 करोड़, 5,05,000 करोड़। As of March 31st this year, it is 13.27 lakh crore. The growth, and remember this, this is despite 2 years of COVID. 2 साल लगातार कोविड, और कोविड के साथ साथ हमारा मोदी साहब के साथ बनता नहीं है, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। इन 9 साल में 1 पैसा भी, 1 बूटी कौड़ी भी नहीं दिया तेलंगाना। यहां से लेना ही है, देना तो है ही नहीं। यहां से हम लोग 1 रुपया अगर टैक्स में देते हैं केंद्र सरकार को, वापिस हमें मिलता है 45 पैसा डेवल्यूशन के हिसाब से, बाकी जाता है उत्तर प्रदेश और कहीं और अन्य जगह। कोई इतराज नहीं हमें, बट कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि हम देश को कंट्रीब्यूट करते हैं, देश से वापस नहीं लेते। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, Telangana is less than 2.5% of India, but Telangana's contribution to India's GDP is 5%. We literally punch double our weight. मतलब एक 50 किलो वाले बॉक्सर और 100 किलो वाली बॉक्सर के साथ लड़ रहे हैं, तो वो वाला हालचाल है। तेलंगाना पंचेस डबल इट्स वेट। ये कैसे हुआ? पर कैपिटा कैसे बढ़ा? प्रोजेक्ट कैसे बने? क्या क्या किया गया? मैं आपको 2-4 चीज बताता हूं, आपको ये जान के ताजुब भी होगा। You will be very surprised to know this. दुनिया की सबसे बड़ी अमेज़न की कैंपस कहां है, कोई बता पाएंगे आप में से? जी, हैदराबाद। दुनिया की सबसे बड़ी अमेज़न की कैंपस सियाटल में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, हैदराबाद शहर में है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग जाने से पहले देख के जाइएगा जरूर। 3.1 मिलियन स्क्वायर फुट कैंपस है, ज्यादा दूर नहीं है यहां से, शायद 2-3 किलोमीटर होगी यहां से, जरूर देखना। और एक बात बताता हूं आपको, गूगल नाम तो सुना होगा, एप्पल, मैं राहुल नहीं बोला, गूगल बोला। गूगल, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, सेल्सफोर्स, माइक्रॉन, क्वालकॉम, नोवार्टिस, ZF और
सर्विस नाउ और कई अन्य सारे कंपनी हैं, इन सभी का दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट कैंपस, दुनिया का, उनके हेडक्वार्टर के बाहर, गेस करें कहां पे है? थैंक यू, फाइनली आप लोग आ गए मेरे रास्ते पे, हैदराबाद में। ये भी देखिएगा जरूर, गूगल का यहीं पे है, फेसबुक यहीं पे है, एप्पल यहीं पे है, माइक्रोसॉफ्ट का दुनिया का सेक्शन लार्जेस्ट कैंपस यहीं पे है, माइक्रॉन, क्वालकॉम, मेट्रॉनिक, नोवाटस, ज्यादा दूर नहीं, अगल बगल में है सारे, आप देख सकते हैं। क्वालकॉम एकदम पीछे है। और एक और बात जान के आपको ताजुब हो गया, दुनिया की सबसे बड़ी इंक्यूबेटर, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर पता है आपको कहां पे है? जहां आप बैठे हैं वही है, टी हब जो है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इंक्यूबेटर है टेक्नोलॉजी की। और ये 18 एकड़ जमीन जो अगल बगल में है, यहां पे टी हब है, एकदम इसके ठीक बाहर टी वर्क्स हैं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रोटोटाइपिंग फैसिलिटी है, उसको लग के एक और बिल्डिंग बन रही है, इमेज टावर, इनोवेशन इन मल्टीमीडिया, एनिमेशन, गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट, 1.6 मिलियन स्क्वायर फुट की बिल्डिंग बन रही है। इन तीनों को मिला के ये हो गया दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस, क्योंकि इनोवेशन पे, चाहे वो प्रोडक्ट इनोवेशन हो या टेक इनोवेशन हो या एनिमेशन में गेमिंग, एंटरटेनमेंट या मल्टीमीडिया की इनोवेशन हो, सारे चीज एक ही कैंपस से अगर आप देखेंगे जोड़ के, तो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस है। एक और बात आपसे मैं कहता हूं, हम सभी लोग ने कोविड के, we've just come out through that COVID phase. Everybody went through COVID, everybody had somebody in the family or friends who was affected. Some people have unfortunately passed, etc., etc. I would request you to think about this, what I'm about to say. Not only in technology, we are also a leader in biology. आपको ये जान के आश्चर्य होगा, दुनिया की वैक्सीन्स, अगर आप देखेंगे ह्यूमन वैक्सीन देखेंगे प्रोडक्शन, हैदराबाद दुनिया की वैक्सीन कैपिटल है, not India. We produce 900 crore doses of vaccines every year, which is 33% of global vaccine production. Even that happens from Hyderabad. I request the youngsters here, जितने भी हमारे youngsters यहाँ पे हैं, आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ना सिर्फ आप ये अच्छे अच्छे बिल्डिंग देखें, बल्कि आप थोड़ा समय लीजिएगा। एक 40 किलोमीटर की दूरी पे जीनोम वैली है, जहां से, जैसा अभी मैंने कहा, वैक्सीन प्रोडक्शन 900 करोड़ वैक्सीन वहां से बनते हैं। नॉट ओनली वैक्सीन्स, वी प्रोड्यूस 40% ऑफ इंडियाज फार्मास्यूटिकल्स। वी आर द लीडर इन इंडिया इन फार्मास्यूटिकल एंड बल्क ड्रग्स प्रोडक्शन। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूएस एफडीए अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, यूएस एफडीए अप्रूव्ड मेडिसिन बनाने वाली फैक्ट्रीज दुनिया के सबसे ज्यादा, कोई एक राज्य में अगर है दुनिया में तो वो है तेलंगाना में। सेकेंड लार्जेस्ट इज न्यू जर्सी, सेकेंड लार्जेस्ट इज न्यू जर्सी, लार्जेस्ट इज तेलंगाना। तेलंगाना में 214 है यूएस एफडीए अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, न्यू जर्सी में 189 है। Point I'm trying to make is we are not only a leader in technology, और हिंदुस्तान की इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बैंगलोर को किसी शहर ने लगातार 2 साल ठुकराया। पिछले 2 साल we have created more technology jobs in India than Bangalore. You will be surprised. Last year it was 33% of the total technology jobs in India coming from Hyderabad. This year, it is 44% of the total tech jobs created in India coming from Hyderabad. And that shows in our growth story. अगर आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं आता है क्योंकि मैं पॉलिटिशियन हूं, क्योंकि पॉलिटिशियन लोग बोल तो अच्छा लेते हैं, कई बार झूठ भी बोल देते हैं, आपके मन में होगा शायद। नहीं, मैं कह रहा हूं क्योंकि इतिहास गवाह है इस बात की, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। बट एक बात बताता हूं, पक्का है, जस्ट टू गिव यू नंबर्स अगेन, क्योंकि नंबर तो झूठ नहीं बोलेंगे, आंकड़े झूठ नहीं बोलेंगे आपको, और रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोल सकते नैसकॉम के, एसटीपीआई के। 2014 में पूरे हैदराबाद और तेलंगाना में आईटी एम्प्लॉयमेंट था 3.23 लाख करोड़, 3.23 लाख, सॉरी नॉट करोड़, 3.23 लाख, 3,23,000 people
were working in technology in 2014. Abhi, right now, it is around 10 lakhs. So explosive growth, more than 300%, more than. And if you look at my IT export numbers, you will understand what I'm saying. In 2014, when the state was formed, our IT exports were 57,000 crores. Now, it is 2,41,000 crore. 400% growth. कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ? पहली बात तो हमारे चीफ मिनिस्टर सर ने ठान लिया था कि ये बिजली का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो उन्होंने जब पद संभाला 2014 जून में, first 6 months he took it upon himself as a challenge to solve the problem. Today, I stand here proudly. When I say this, I beam with pride. We were a state with 7,778 installed megawatts of installed capacity of power. But today, as I stand before you, the state is producing nearly 24,000 megawatts of power. We are a surplus state now. We were a power deficit state. अभी हमारी surplus state हो गई. क्यों? कैसे हुआ? Simple fundamental thing. हिंदुस्तान में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आप रिस्क ना लो, आप कर्ज ना लो, डेट मत लो, ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, औकात से ज्यादा उचको मत। एटलीस्ट हैदराबाद में तो बोलते हैं, पता नहीं महाराष्ट्र में बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं कि आपके यहाँ भी सारे जगह बोला जाता है। हिंदुस्तान में बच्चों को सिखाया जाता है कि ज्यादा औकात से ज्यादा मत सोचना, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, पढ़ो लिखो, या तो इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, बस उसी हद तक, ज्यादा ख्वाब नहीं देखना है, ज्यादा ऊंचा नहीं देखना, ये बोला जाता है। बट सिंपल चीज है, एक ग्रोइंग इकोनॉमी अगर ग्रो करना है, आपको मैं एक कहावत याद दिलाना चाहता हूं। JF कैनेडी करके एक काफी पॉपुलर अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनकी एक कहावत है, शायद अगर आप गडकरी साहब के ऑफिस गए होंगे तो आपने वहां पे भी देखा होगा, ऊपर लिखा रहता है। आप में से अमेरिका कितने लोग देख चुके हैं? अमेरिका, क्या बात कर रहे हो? यूरोप कितने लोग देख चुके हो? अच्छा, तो काफी सारे लोग अमेरिका नहीं देखे अभी, आपको ले जाना पड़ेगा। तो क्रेडाई महाराष्ट्र आपको ले जाना पड़ेगा प्रमोद जी, आप एक टूर ले चलिए अमेरिका, तब जाके पता चलेगा कि हैदराबाद क्या कर रही है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था 1950s में, आज की बात नहीं, 70 साल पहले। काफी सारे लोगों को यह लगता है कि अमेरिका हैज गुड इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज इट इज रिच। दैट इज नॉट द केस। अमेरिका इज रिच बिकॉज इट हैज गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बेसिक चीज है, सुनने के लिए सिंपल लगेगा, बहुत आसान लगेगा, कॉमन सेंस लगेगा, बट एक्चुअली ये बेसिक चीज बहुत सारे गवर्नमेंट समझती नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जब तक पैसा नहीं लगाओगे तब तक कैसे कोई राज्य का विकास होगा, कैसे तरक्की होगा, कैसे ग्रोथ होगी? तो इस सिंपल चीज पे हमने ध्यान दिया। और दूसरी चीज हमें बार बार बताया जाता है कि कर्ज ना लो। भाई कर्ज लो, पर इन्वेस्ट करो प्रोडक्टिव सेक्टर में। अगर 1 रुपया का कर्ज लेते हो तो उस 1 रुपया का 2 रुपया बनाओ, कर्ज पे करो, कीप ग्रोइंग। अदरवाइज हाउ विल यू ग्रो? विथ योर ओन मनी, विथ योर ओन बूटस्ट्रैप्ड इक्विटी किस हद तक जा पाओगे? सिंपल फिलॉसफी इज, इंडियन मेंटालिटी में हमारी जो एक वो कंडीशनिंग कर दी है कि कर्ज नहीं लेना है। कर्ज लो बट प्रोडक्टिव सेक्टर में काम लगाओ, पैसे लगाओ। कर्ज लेके उड़ाओ मत उसको, कर्ज लेके डेट रेज करके आप प्रोडक्टिव सेक्टर में लगाइए। हमने वही किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी भाइयों से बहनों से कि आप एक बार अपना फोन निकालिए प्लीज, और गूगल खोलना प्लीज। गूगल में टाइप करिएगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। कोई एक जवाब दे दे, आप ट्रिगर हैप्पी हो, आप जानते हो कैसे? पहले कालेश्वरम प्रोजेक्ट आपको जवाब मिलेगा, गूगल देगा आपको। पता है कालेश्वरम कहां है आपको? एकदम आपके महाराष्ट्र को लग के है। ये हमने बनाया गोदावरी नदी पे, 4 साल में हमने बनाया। पर बदनसीबी की बात तो ये है कि मैं अगर आपसे पूछूंगा 3 गॉर्जेस डैम का नाम सुना है क्या? कितने लोग सुने होंगे? 3 गॉर्जेस, चाइना, काफी सारे लोग सुने। कालेश्वरम का नाम कितने लोग ने सुना है? 1 2 3 4। नहीं, आप तो, ये तो सिंपैथी वाला हाथ हो गया, आधा आधा। आपने सुना नहीं, बस ऐसा ऐसे ही उठा रहे हो। बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग बात लगातार करते रहते हैं कि चाइना लोगों ने ये कर दिया, वो कर दिया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया, 100 दिन में 100 मंजिल वाली इमारत खड़ा कर दिया। ये बात हम लोग करते रहते हैं, वीडियो चलते रहते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में।
आपको जानकारी तक नहीं है कि जो आपको महाराष्ट्र को लग के है गोदावरी नदी जो नासिक से उभरती है हमारे सुनील जी के यहाँ से, उस गोदावरी पे हमने दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट 1 लाख करोड़ खर्च करके हमने बनाया। 1 लाख करोड़। तो आपको लगता होगा 1 लाख करोड़, और बाय द वे इसमें 1 लाख करोड़ में 1 रुपया भी मोदी साहब ने नहीं दिया, बताना जरूरी था, वरना कहीं भाजपा वाले हैं तो वो लोग बोलने लगेंगे नहीं ये तो सब मोदी ने बनाया। मसला ये है, समस्या ये है कि कोई बीजेपी वाले है क्या इसमें? हाँ रहेंगे काफी सारे, रहेंगे काफी सारे, बाहर जाके बोलना, कोई बात नहीं, मेरे सामने मत बोलो बस। समस्या ये है कि हम लोग अपना खुद का प्रमोशन ठीक से नहीं करते हैं। हम लोग अपना खुद का प्रमोशन ठीक से नहीं करते हैं। काम तो करते हैं बट प्रमोशन नहीं करते हैं। 1 लाख करोड़ हमने खर्च किया। 1 लाख करोड़ क्यों किया, करना क्यों पड़ा? क्योंकि अगर आप देखेंगे तेलंगाना का भूभाग, गोदावरी चलती है 80 मीटर के सी लेवल पे, 80 मीटर अबव सी लेवल पे गोदावरी चलती है, बट तेलंगाना का सारा भूभाग ऊपर है, 200 मीटर ऊपर, 300, 400, 600 मीटर ऊपर। तो एक कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है, हमने महाराष्ट्र के साथ एक समझौता किया, एक बायलैटरल एग्रीमेंट हमने कर लिया कि हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इंटर स्टेट डिस्प्यूट ना हो। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब, उनके साथ हमने एक समझौता किया, एक एग्रीमेंट किया, और ये प्रोजेक्ट हमने 4 साल में खत्म किया। इस 4 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से दुनिया की सबसे लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, इससे हुआ क्या? हुआ ये है कि 45 लाख एकड़ जमीन, इससे पहले जिसका कोई इरिगेशन कमांड नहीं था, कमांड सोर्स नहीं था, एक रिलायबल सोर्स नहीं था, उसको आज एक जबरदस्त सोर्स मिल गया। 80 मीटर पानी, जहां 80 मीटर गोदावरी की हमने पकड़ा, उसको हमने मल्टीपल स्टेज लिफ्ट करके 618 मीटर की हाइट पे हमने उसको लिफ्ट किया। इसलिए दुनिया की सबसे लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इसको चालू करके 4 साल हो गया। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे, पता है हमारे चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? आज इसी समय कालेश्वरम से भी सब बड़ा, कालेश्वरम से भी बिगर पंप हाउसेस के सहित एक और प्रोजेक्ट हमने बनाया, पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन, जिसकी उद्घाटन आज सीएम सर कर रहे हैं महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि 200 किलोमीटर दूर है। यहां पे हमने बनाया कालेश्वरम गोदावरी पे, और दूसरा कृष्णा रिवर पे, जो फिर से अगेन महाराष्ट्र से आता है। कृष्णा पे हमने बनाया पालमूरू रंगारेड्डी। इसको लेके क्या हुआ? इसको लेके हुआ यह है कि पालमूर के जरिए हम दे पाएंगे करीब करीब 12.5 लाख एकड़ जमीन को पानी, और कालेश्वरम से 45 लाख एकड़, जिसको लेके आज तेलंगाना, वी वर रैंक्ड 24th among Indian states for production of paddy, rice. 24th in 2014. You know where we are today? We have crossed Punjab and Haryana, and we are the #1 state which is producing paddy in the country today. Because of these projects that I've just mentioned, and because of the farm input scheme, Raitu Bandhu मतलब किसान बंधु। रैतु बंधु एक ऐसी प्रोजेक्ट है जिसमें फार्मर को हम गवर्नमेंट की तरफ से फार्म इनपुट असिस्टेंट देते हैं। अभी तक 12 किस्तों में, 12 इंस्टॉलमेंट्स में, किस्तों में हमने 73,000 करोड़ रुपया 70 लाख फार्मर के अकाउंट में सीधा जमा किया, विदाउट 1% डिविएशन, 1% करप्शन, 1 पैसा ऑफ करप्शन। That is what has led to agriculture revolution in Telangana today. We used to produce, in 2014, we used to procure as a state government 68 lakh metric tons of paddy, rice. But पिछले समर में हमने 68 लाख मेट्रिक टन हमने 2014 में हमने प्रोक्यूर किया था। इस साल समर में हमने 3.5 करोड़ मेट्रिक टन पैडी हमने खुद प्रोक्योर किया। तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ है। तो एक तरफ आईटी एक्सपेंशन चल रहा है, दूसरे तरफ एग्रीकल्चर एक्सपेंशन चल रहा है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। मैं अभी बात कर रहा था सुनील जी से और प्रमोद जी से। मैंने पूछा इन दोनों से, क्योंकि दोनों बिल्डर हैं। मैंने पूछा, सर आपको बिल्डिंग परमिशन के लिए कितने दिन लगते हैं महाराष्ट्र में? आपका हंसी कुछ बता रहा है कि कोई एक निश्चित समय नहीं है, मनमानी चलता है। आपको एक बात बताते हैं, आपको सुन के ताजुब होगा। 8 साल पहले जब मुख्यमंत्री बने थे केसीआर जी, एक मीटिंग उन्होंने बुलाया था इंडस्ट्री वालों के साथ। इंडस्ट्री जो अन्य इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री नहीं बल्कि अन्य इंडस्ट्री है, उनके साथ मीटिंग बुलाया था।
सामने बैठे थे हम और हमारे साथ हमारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे थे। प्रदीप चंद्र जी करके आईएएस ऑफिसर थे, हमारे जयेश रंजन सर थे आईएएस ऑफिसर, इंडस्ट्री के सेक्रेटरीज थे, सेक्रेटरी और कमिश्नर। तो सीएम सर ने एक क्वेश्चन पूछा उनके मुंह पे। सीएम सर ने कहा उनसे कि भाई एक बात बताओ, मैं अभी एक 7 घंटे का मीटिंग करके आ रहा हूं। मैंने इंडस्ट्री से पूछा कि परमिशन लेने में कितना वक्त लगता है। ये बस तेलंगाना बनने के 1-2 महीने के बाद की बात कर रहा हूं मैंने इंडस्ट्री से पूछा कि कितना वक्त लगता है, कितना समय लगता है आपको परमिशन लेने में। उनके पास कोई जवाब नहीं था। जैसे आप हंसने लगे वो लोग भी हंस पड़े। तो सीएम सर ने एक क्वेश्चन पूछा इनसे, पूछा कि गवर्नमेंट को परमिशन देने की क्या जरूरत है। इन लोगों के मतलब होश उड़ गए। आईएएस ऑफिसर है, आती है 50-60 साल से, बुरा ना मानो अरविंद, किशोर जी बुरा ना मानो, 50-60 साल से आदत है कि आपके पास आए, बोले माए बाप परमिशन दे दो, हमारे मतलब कृपा करो, इनका आदत है। अब जब एक सीएम बैठे हैं आगे और पूछ रहे हैं गवर्नमेंट को परमिशन देने की क्या जरूरत है, अभी लोग परेशान, बोल नहीं पा रहे हैं। मैं नया नया मंत्री बना, मैं खुद, मेरे पास भी कोई जवाब नहीं। तो फिर 2 मिनट सोचे, 4 मिनट सोचे, 5 मिनट सोचे, फिर बोले ऐसा है सर कि कहीं एक दुर्घटना अगर हो गई तो हमें कम से कम जानकारी तो होना चाहिए ना कि कौन सी इंडस्ट्री है, क्या चीज है, कितने लोग काम करते हैं और क्या क्या मतलब किस तरह की काम करते हैं, पोल्यूशन करते हैं कि नहीं करते हैं, सब देखना पड़ेगा ना। तो सीएम सर ने बस यही कहा, ऐसा करो सेल्फ सर्टिफिकेशन लागू करो, आज से एक नया कानून बनाते हैं। ये हमने नवंबर 2014 में किया था, जिसका नाम है, कानून का नाम है टीएस आई पास। आपने देखा होगा इजी पास, फास्ट टैग करके जो टोल पे रखता है ना, वैसे ही इजी पास जैसा हमने टीएस आई पास बनाया। टीएस आई पास का मैं फुल फॉर्म बोलता हूं आपको। टीएस आई पास का फुल फॉर्म हुआ तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अप्रूवल सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम। अगर आप में से किसी को तेलंगाना में एक यूनिट लगानी है, आपको गवर्नमेंट से मिलने की जरूरत नहीं है। आप सीधा पहले ही दिन, अगर आपके पास जमीन है तो आप अपना काम, फैक्ट्री का निर्माण शुरू कर सकते हो। कोई म्युनिसिपैलिटी की परमिशन की जरूरत नहीं, ग्राम पंचायत की जरूरत नहीं। और all that we request of you is that you submit information online कि आपकी एक्टिविटी क्या है। टीएस आई पास पोर्टल में आप समाचार डाल दें कि आप कौन हो, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, कौन सी लाइन में आप पैसा लगा रहे हो, कितने लोगों को रोजगार दोगे, टैक्सेस का क्या होगा, और पोल्यूटिंग इंडस्ट्री हो कि नहीं, आपको लैंड चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब उसमें डालना पड़ेगा। जब आपकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कानून से, मैं जो कह रहा हूं अभी एक भाषण नहीं दे रहा हूं, टीएसआई पास कानून है, लॉ है, एक्ट है। कानून के हिसाब से 15 दिन में इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को आपको हां या ना में जवाब देना है। परमिशन देंगे या नहीं देंगे, आप एलिजिबल हो कि नहीं, 15 दिन में जवाब देना है। अगर 15 दिन में हम जवाब नहीं देते हैं, क्या होगा? 16वां दिन ऑटोमेटिक अप्रूवल, हिंदुस्तान में कहीं नहीं, ऑटोमेटिक डीम्ड अप्रूवल एज पर द एक्ट। और 16वां दिन एक और काम भी मैं कर सकता हूं। हमारे सीनियर आईएएस ऑफिसर जो हैं, अरविंद हैं, किशोर जी हैं, एनवीएस रेड्डी हैं, कानून मुझे मजबूर भी करती है कि 16वां दिन से अगर इन्होंने फाइल को रोका है, एक दिन मैं इनको 1,000 रुपए का फाइन पे लागू कर सकता हूं। हिंदुस्तान में कोई सरकार ने ये करने की हिम्मत नहीं की आज तक। अगर आपको लग रहा है कि ये आदमी जो बोल रहा है सच बोल रहा है कि ऐसे ही बकवास बोल रहा है, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, पिछले 8 साल में हमने 24,000 परमिशन टीएसआई पास के जरिए हमने दिया। $50 बिलियन का निवेश हमने आकर्षित किया और 24 लाख लोगों को हमने रोजगार यहां पे क्रिएट किया, जिसमें अभी जैसे मैंने बताया अमेजॉन का नाम मैंने लिया, गूगल का नाम मैंने लिया, ये सभी पिछले 9 साल में हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट तो पहले आया था। बाकी जितना भी कंपनी का नाम मैंने लिया, अभी आईटी में हो, लाइफ साइंसेस में हो, इंश्योरेंस में हो, या लॉजिस्टिक्स में हो, टेक्सटाइल्स में हो, ये सारे ही चीज हमने टीएसआई पास के जरिए पिछले 8 साल में किया। जब टीएसआई पास सक्सेसफुल हो गई, फिर हमारे सीएम सर ने कहा, आप ये इनोवेशन या डिसरप्शन जो हमने इंडस्ट्रीज में किया, क्यों ना हम लोग म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में भी करते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, अभी if you can start the presentation, can you please click the slide? I have told you all this basic overview कि हमारी आबादी क्या है,
हमारे कितने म्यूनिसिपैलिटीज हैं। नेक्स्ट। या हमने एक इंटरेस्टिंग चीज किया कि 10% हर म्यूनिसिपैलिटी का बजट हम ग्रीन बजट, म्यूनिसिपैलिटी हो या विलेज हो, ग्रीन बजट के नाते 10% हम ईयरमार्क करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गो बैक, द थर्ड पॉइंट इज मोर इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी टैक्स का असेसमेंट भी लोग खुद करते हैं, सेल्फ असेसमेंट है। बिल्डिंग परमिशंस, ना हमने जब टीएस आई पास जब सक्सेसफुल हो गया, जैसा मैंने कहा, हमने नया कानून लागू किया, टीएस बी पास, तेलंगाना स्टेट बिल्डिंग प्रोजेक्ट अप्रूवल सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम, जिसके नाते नो ह्यूमन इंटरफेस, आपको ना कोई टाउन प्लानर से मिलना है, आपको ना कोई ऑफिसर से मिलना है, अधिकारी से मिलना है। और सबसे अहम बात आपको बताता हूं मैं, सारे के सारे, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, मेन फीचर्स ऑफ टीएसबी पास, ये आप ले जाना, शिंदे साहब को बताना, दबाव बनाना, काम करवा लेना। अगर वो नहीं करते हैं तो हम आएंगे, हम करेंगे महाराष्ट्र में। तो 50 स्क्वायर यार्ड तक अगर आपका प्लॉट है, इसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, और ओनली रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड एंड रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो इंस्टेंट। 50 स्क्वायर यार्ड तक। उसके बाद 50 से 600 स्क्वायर यार्ड तक कोई भी म्युनिसिपल एरिया में इंस्टेंट अप्रूवल, मतलब आप अप्लाई करो, अप्रूवल मिलती है। और 10 मीटर की हाइट रिस्ट्रिक्शन है उसमें रेजिडेंशियल को, और कॉमन एप्लीकेशन भी है, इंस्टेंट ऑनलाइन अप्रूवल है। ऑफ कोर्स दिस इज कंडीशनल ओनली ऑन वन कंडीशन, कि हम लोग आप पे इतना विश्वास लगा रहे हैं, बिल्डर हो या इंडिविजुअल हो, आप पे इतना भरोसा रख रहे हैं कि आप जिम्मेदार रहेंगे और आप कंप्लायंट रहेंगे। अगर आप नॉन कंप्लायंट रहेंगे तो पावर पूरा कानून में मेरे पास है कि आपका पूरा इमारत में गिरा दूं, पूछे बगैर, नोटिस दिए बगैर, आपको कोर्ट जाने का मौका देने के बगैर। तो सबसे अहम बात यह है कि थोड़ा सेल्फ रेगुलेशन और जीरो करप्शन, ये हमने किया। और लास्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डर्स के लिए, 600 से ऊपर ऑल नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, हमने 21 दिन में हमने परमिशन देना ही देना है। अगर 21 दिन में हम देते नहीं है तो 22वां दिन ऑटोमेटिक डीम्ड अप्रूवल है। ये आपको हिंदुस्तान में कोई और राज्य में सुनने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इन्होंने बता तो दिया, काम कैसे चल रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं यहां से जाने के बाद, मेरे जाने के बाद, आप हमारे क्रेडाई के हमारे भाई हैं, यहां पे हमारे राजशेखर है, राम रेड्डी जी हैं, मुरली कृष्णा रेड्डी हैं, प्रेम सागर रेड्डी हैं, शेखर रेड्डी हैं, आप इनसे बैठे आराम से, आप इनसे संपर्क करिएगा। मैं जानता हूं, मैं 10 साल मंत्री रह चुका हूं, 10 साल करीब रह चुका हूं। मैं ये भी जानता हूं कि बाहर, हिंदुस्तान में बाहर के सिटीज में क्या क्या होता है परमिशन लेने के लिए, देने के लिए। पर स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं कई सारे लोग, मालूम है मुझे। पर आज हैदराबाद में मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, हमारे यहां ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, कोई लेन देन की बात नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है। इसीलिए आप नंबर देखिएगा, ये है हमारे एप्लीकेशन, और जितने अप्रूवल्स हमने दिया है, मैं आपको प्रेजेंटेशन भी दे दूंगा। मैं आपके सुनील जी को और हमारे प्रमोद जी को मैं प्रेजेंटेशन भेज दूंगा, आपके मेंबर्स के साथ शेयर करिएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे, जैसा मैंने कहा, दबाव बनाइए, बताइए उनको, उनके ऑफिसर यहाँ आए, सीखे। आज कर्नाटक से हमारे कुछ मंत्री लोग और कुछ ऑफिसर लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है यहाँ पे। वो लोग हमें हराने के चक्कर में यहाँ पे आए हुए हैं। कोई बात नहीं, बट अच्छी बात यह है कि कांग्रेस के जो मंत्री हैं कर्नाटक के, वो भी यहाँ पे सीखने में लगे हैं, बाहर सीख रहे हैं कि वेस्ट टू एनर्जी कैसे किया जाए, परमिशन कैसे लिया जाए। उत्तर प्रदेश की भी टीम आई थी योगी जी के यहाँ से 2 दिन पहले, उन्होंने भी ये देखा, उनको भी लागू करना है यूपी में। तो इसलिए मैं गर्व के साथ कहता हूं, जो तेलंगाना आज करती है, बाकी हिंदुस्तान कल करती है। वी आर अ ट्रेंड सेटर, वी आर अ टॉर्च बेरर, वी आर अ ट्रायल ब्लेजर। Let me also tell you, we have not only planned for today, this beautiful city Hyderabad. I have to give credit where it's due. While my government and under the leadership of our Honorable Chief Minister, has done exceedingly well in terms of creation of infrastructure. आप अगर 6 महीने के बाद हैदराबाद आएंगे, कई सारे जगह आप पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये नया फ्लाईओवर आ गया, ये नया एक अंडरपास आ गया, ये क्या हो रहा है, एक नया मेट्रो लाइन लग रहा है। तो हमने लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया। आपने देखा होगा, सिटी में उतरते ही आपको एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेसवे है 12 लेन वाली,
जो सीधा आपको शहर के अंदर लाती है। 160 किलोमीटर वाली एक्सप्रेसवे है, आउटर रिंग रोड है, और हम लोग अभी 160 किलोमीटर का मेट्रो का प्रोजेक्ट हमारा कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। अभी हमारी मेट्रो 70 किलोमीटर है, बट इसको 415 किलोमीटर हम आगे ले जाने की प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारे मेट्रो मैन यहीं पे है, एनवीएस रेड्डी यहीं पे है। अगर आपको कोई सवाल है तो उनसे भी पूछ सकते हैं। और मेट्रो चौतरफ आउटर रिंग रोड में हमने एक मेट्रो का कॉरिडोर भी बना दिया, उसको भी हम लोग इंक्लूड करके चल रहे हैं। एक और चीज आप देखिएगा, हमें प्लानिंग में भी इससे आसानी होती है कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कहां पे हो रहा है। मतलब मेट्रो स्टेशन जहां बनती है वहां पे यू कैन अलाउ फॉर हाई राइजेस एंड एक्सेप्शंस, बाकी जगह यू कैन अलाउ फॉर रेजिडेंशियल लेआउट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। वी हैव ऑल्सो मेड श्योर, वेल ऑफ कोर्स आई विल कम टू द हाइलाइट्स ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर इन अ मिनट। हिंदुस्तान के इतिहास में, जैसा मैंने कहा, इससे पहले कभी नहीं हुआ कि बैंगलोर को किसी शहर ने 2 बार लगातार 2 साल लगातार नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में बीट किया। ऑफिस स्पेस अब्जॉर्प्शन में उनको हमने 4 क्वार्टर लगातार बीट किया। आज हैदराबाद रियल एस्टेट सेक्टर इज डूइंग रियली वेल। ऑफ कोर्स देयर आर हाइज लोस, कोविड एटसेट्रा एटसेट्रा, वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड मॉडल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, बट in spite of all of that, we've been growing very, very well. More importantly, let me also share with you, our energy security is taken care of for the next 30 years. Our energy growth requirement, मतलब पावर, बिजली जितना भी चाहिए, जितना भी ये शहर बढ़े, उसकी रिक्वायरमेंट को हमने ऑलरेडी कैप्चर किया, उसके लिए प्रोविजन किया। पानी हम लाते हैं, पानी जैसा अभी जो प्रोजेक्ट की मैंने बात की, कालेश्वरम और पालमुरु रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन, दोनों में हमने प्रोविजन रखा है कि ड्रिंकिंग वाटर की भी प्रोविजन है। तो हैदराबाद till 2052 its drinking water needs are met with. Next month, in fact, next month in October, by the end of October, we will become the first city in India to be treating 100% of its wastewater. 100% of it is sewage. 2000 MLD की हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट उसका उद्घाटन किया, अक्टूबर के अंत तक पूरा करेंगे। और I'll come to this now. I think this could be of interest to you. My chief city planner is here, my director planning is here, director town and country planning is also here. So Hyderabad has been growing very, very fast in terms of real estate. And one of the things that we allow for is unlimited FSI. And this has been on since 2005-06. It's important to grow vertical. Hyderabad, India जैसी country में, I think where limited space है और unlimited people है, we are the most populous nation on the planet now. We have to go vertical. So unlimited FSI हमने allow किया है। इसको लेके आज, if you look at the skyline of Hyderabad, it's beautiful, and we continue to build, and we are in fact now, after Bombay, after Mumbai, we have the second largest number of skyscrapers in the country. Let me also tell you, like I said, more than 12 buildings which have been approved with more than 50 floors. That will make us the second largest in India after Mumbai. GHMC has set up a very unique TDR policy and a TDR bank, transferable development rights. जैसा अगर मैंने आपका कोई थोड़ा जमीन मैंने ले लिया रोड एक्सपेंशन में या फ्लाईओवर के लिए, तो मैं आपको ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट दे देता हूं। और दिस ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट बैंक हैज बीन क्रिएटेड wherein we can swap within GHMC, HMDA and our industrial areas also, so that it becomes easy. My corporation has saved more than 5,000 crores of rupees by way of this TDR approach, and I compliment Arvind Kumar, my CCP, Devendra Reddy, DTCP, and the entire team for that. They've been able to save 5,000 crores of valuable money, which otherwise I would have had to spend on land acquisition. Let me also tell you, TS BPAS की building permission भी एक useful चीज है। और सबसे अहम बात मैं कहना चाहता हूँ, हमने जब TS BPAS चालू किया था, we sat with CREDAI, we sat with them, we took their inputs, they gave us a lot of inputs. We work in a collaborative model. हम लोग collaboration में विश्वास रखते हैं, हम लोग साथ साथ काम करने में विश्वास रखते हैं। इसीलिए आज जितने बिल्डर्स के प्रॉब्लम है, इनफैक्ट मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। सीएम सर ने ना सिर्फ इंडस्ट्री के साथ बल्कि बिल्डर्स के साथ भी मीटिंग किया था। एक मीटिंग लिया था उन्होंने, शायद 6 घंटा चला, 9 hours. The meeting lasted for 9 hours. End of 9 hours, they had made number of requests. He agreed to most of them. He issued 7 GOs on the same day, and gave them almost several different kinds of relief.
This was about 7-8 years ago, in one single day. So that's how we work. सबका साथ, सबका विश्वास बोलते हैं ना, वो बोलते हैं, हम करते हैं, वो फर्क होता है। और अगर आप देखेंगे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, अगर आप देखेंगे तो पानी, जैसा मैंने कहा 100% सीवरेज ट्रीटमेंट हम करेंगे अक्टूबर अगले महीने के अंत तक। शायद मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में कोई भी सिटी ये काम नहीं करी। मुंबई में जानता हूं, मुंबई ओनली ट्रीट्स 9% ऑफ इट्स सीवरेज, बाकी पूरा समुद्र में छोड़ रहे हैं, आपको जानकारी होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर नीड्स 557 million gallons per day. That's what we supply today, which equates to 150 LPCD, 150 liters per person per day. Hyderabad agglomeration, not just GHMC, but जो ORR के भीतर है, it'll have assured water supply, जैसे मैंने कहा, अगले 50 साल तक पानी की कोई किल्लत यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि because of those two projects that I've just mentioned to you. 100% solid waste management. आप विश्वास नहीं करोगे, आज हम प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी, अगर आप देखेंगे 34.5 मेगावाट आज प्रोड्यूस करते हैं। अगले साल की अंत तक 101 मेगावाट एनर्जी हम जनरेट करेंगे वेस्ट से। दिस इज द लार्जेस्ट प्लांट इन साउथ इंडिया राइट नाउ, बट व्हेन वी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग 101, इट विल बी द लार्जेस्ट प्लांट इन इंडिया। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव स्पेंट a few $billion, not $1 or $2, but a few $billion. 25,000 या ज़्यादा, in fact, only on roads in the last 9 years. If you go around Hyderabad, you'll see number of flyovers, number of underpasses, number of skyways, most of which have been built. In fact, more than 36 have been built under this program called as SRDP in the last 9 years, Strategic Road Development Program. और अच्छी बात तो यह है कि जो CRMP जो अगली लाइन है, ये इतनी सक्सेसफुल रही है कि महाराष्ट्र में, बॉम्बे में भी अभी लागू कर रहे हैं। अच्छी बात है कि 5 साल तक एक रोड की मेंटेनेंस और निर्माण और मेंटेनेंस पूरा एजेंसी को हमने दे दिया, प्राइवेट एजेंसी को, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव रोड मेंटेनेंस प्रोग्राम, CRMP। तो दोनों भी बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं और आगे भी हमारी इन्वेस्टमेंट जारी है। साथ ही साथ हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग काम किया। कई सारे बार इंडिया में अगर आप देखेंगे, कोई भी शहर में रोड यहां तक बनी होती है, यहां तक होती है, बीच में एक छोटा सा एक हिस्सा छूट जाता है, उसको हमने पकड़ा गूगल मैप में, और मिसिंग लिंक रोड्स की प्रोजेक्ट हमने लॉन्च की अभी तक, एंड इट्स अंडर अ कॉर्पोरेशन कॉल्ड एज हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और हमने अभी तक 21 हमने कंप्लीट किया और 14 अभी निर्माण में है। साथ ही साथ हैदराबाद की ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज सिस्टम और स्टॉर्म वाटर ड्रेन को भी हमने स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर लिया। फर्स्ट फेज में 1000 करोड़ खर्च किया, कुछ काम हुआ है, आगे बहुत काम बाकी है, आगे की काम भी हम ही करेंगे। If you look at the metro corridors, as I told you, we have completed 70 kilometers, but our vision and our agenda in 4 phases, in 3 phases, is to cover almost 415 kilometers to keep up with the growing needs and growing requirements of the city of Hyderabad and of the people of Telangana. I would also like to highlight, we have launched the largest slum redevelopment program in the country for any city. We have built 1 lakh houses, 2 BHK. Each 2 BHK is 560 square foot of size, and more impressively, we have built 1 lakh such houses, and we give to the poor. These are called dignity houses. We give this to the poor free of cost. This is a unique program in the country, the largest slum redevelopment program in the country. In fact, I also would request CREDAI Maharashtra, ज़्यादा दूर नहीं है, एशिया की सबसे बड़ी डिग्निटी हाउसिंग कॉलोनी यहीं पे कुल्लूर में है। एक ही जगह, एक ही साइट में 110 एकड़ की साइट है, जिसमें हमने 15,670 हमने 2 BHK बनाया। अगर आप देखना चाहेंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, CM सर ने हाल ही में उसका इनॉग्रेशन किया था, आप देख सकते हैं, आराम से आप विजिट भी कर सकते हैं। और मिशन भागीरथ, तेलंगाना इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री to have completed a massive drinking water project called as Mission Bhagirath, where we have provided a portable drinking water connection to each and every one of our 1 crore homes. This is the first state in India, in independent India. जब हमने ये कंप्लीट किया, मोदी जी ने इंस्पिरेशन लिया, इसका नाम दे दिया हर घर जल। पता नहीं कहाँ दे रहे हैं महाराष्ट्र में, बट हमने तो कंप्लीट कर दिया तेलंगाना में, और यू कैन चेक एनीवेयर इन तेलंगाना, मिशन भागीरथ इज डन। मिशन काकतिया
We have revived 46,000 lakes and tanks in Telangana, which is what has also led to the expansion of agriculture activity in our state. Heritage restoration, etc., etc. You can go around Hyderabad, you'll see a lot of heritage structures that have been revamped and restored. And of course, strong focus on welfare, because चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, कोई बोले रेवड़ी कल्चर, कोई बोले कुछ और, but हिंदुस्तान आज दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और हिंदुस्तान आज दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब लोग पूरी दुनिया में अगर कहीं हैं तो हिंदुस्तान में है। अगर ये बात को हम नहीं समझते हैं, हमारे गरीबों की वेलफेयर अगर हम ठीक से नहीं करते हैं, देखभाल ठीक से नहीं करते हैं, तो हिंदुस्तान में तनाव पैदा हो सकता है, रेस्टलेसनेस पैदा हो सकता है। इससे पहले जो हमने देखा नक्सलिज्म, टेररिज्म और बाकी, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ना चाहिए, तरक्की करना चाहिए, विकास करना चाहिए, तो we have to take care, we have to do a lot, balanced development. We can't be exclusive, we have to be inclusive. That's what we believe in. So number of welfare schemes have also been launched by state government, which have done really well and which have also added to increased per capita. We won number of awards. In fact, we beat Paris, Bogota, Mexico City, and we won the most prestigious World Green City Award in 2022 for Hyderabad. You can see the greenery wherever you go. In fact, in 2 years, 2020 and 2021, एक UN की यूनाइटेड नेशंस की फाउंडेशन है, आर्बर डे फाउंडेशन करके, उन्होंने 2 साल हमें रिकॉग्नाइज किया ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ अ प्रोग्राम लॉन्च बाय आवर ऑनरेबल सीएम कॉल्ड एज हरितहारम। तेलंगाना को हरितहारम मतलब ग्रीन नेकलेस फॉर मदर अर्थ, इफ आई हैव टू ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश। धरती माँ को एक ग्रीन नेकलेस, जिसके अंडर हमने 280 करोड़, एक नहीं दो नहीं, 280 करोड़ हमने सैपलिंग लगाया, 16,000 से ज्यादा नर्सरी हमने लगाया। आज हिंदुस्तान में एक ऐसी राज्य है तेलंगाना जिसमें हर गांव में आपको एक नर्सरी मिलेगी और हर म्युनिसिपैलिटी में 10 से ज्यादा नर्सरी आपको दिखेंगी। आज हिंदुस्तान में कोई और राज्य में आप ये नहीं देख पाओगे। इसलिए हमारी ग्रीन कवर 7.7% बढ़ी है। हमने नया फॉरेस्ट 5,13,000 एकड़ का नया फॉरेस्ट हमने उगाया। तो इसलिए वी नॉट ओनली ग्रो आवर इंडस्ट्री, वी ऑल्सो ग्रो आवर एनवायरमेंट, वी नॉट ओनली ग्रो IT, वी ऑल्सो ग्रो आवर एग्री, वी नॉट ओनली, I'll tell you one more interesting thing. Because of this program of focused rural development, हमारी पॉपुलेशन हिंदुस्तान में 3% से कम है, पूरा अगर हिंदुस्तान अगर आप देखेंगे। बट हम जब नेशनल पंचायत अवार्ड की घोषणा होती है तो हम जीतते हैं 30% अवार्ड। 30% अवार्ड्स इन द कंट्री गो टू तेलंगाना's villages. Same is the case with municipalities. After the second largest number of awards in Swachh Sarvekshan for municipalities go to Telangana. These are all the nurseries in municipalities, and if you include Hyderabad, it will be more than 1,600 nurseries in municipalities alone. And number of other awards. Mercer is an agency that rates cities on a livability index. Last 5 years in a row, लगातार उन्होंने हैदराबाद को सबसे बेहतरीन शहर करके दर्जा दिया, and I believe and I pray that we'll continue to win that award. UNESCO Gastronomy Award मिला है. Telangana has won number of awards, 26, like I was saying, in Swachh Sarvekshan, UNESCO honor for restoration of step wells, or number of other awards for number of our other initiatives. So basically, this is what I wanted to convey to you. Thank you very much for coming all the way from Maharashtra. If there are any questions, happy to. Jai Telangana.